हाँ भाई भाई, बस यार काफी है। थोड़ा सा अपन देख लें। बाल कटाने तो अपन चले जाएंगे, टेंशन ना लो। मैं भी कल ही कटा के आया हूँ यार, टाइम नहीं मिलता था। सर से पूछो कितने बड़े बाल हो गए थे। इधर देखो, वाइमर कमीशन की अपन ने बात करी अभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, राजा देश छोड़ के भाग गया डर के मारे। राजा के भागने के बाद देश अनाथ। देश को पनाह कौन देगा, देश को संभालेगा कौन? जनता। जनता कैसे संभालेगी? ऐसे तो नहीं है पूरी जनता एक साथ में टूट पड़ेगी, मैं संभालूंगा मैं संभालूंगा, ऐसे तो खुद को ही मार लेंगे वो। अब उस चीज के लिए है ना, सभी जो अमीर लोगों में है ना, कुछ ऐसे माइंडेड पर्सन थे जो है ना बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे। ऐसे लोग इकट्ठे हुए वाइमर में। वाइमर एक जगह का नाम है। उस जगह पे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एक गवर्नमेंट बना दी, जिसका नाम दिया वाइमर कमीशन। और ये वाइमर कमीशन एक गवर्नमेंट बन गई, जिसने है ना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो चुका था, उस वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो है ना कुछ भुगतना था, वो जर्मनी को तो भुगतना था। दो लड़ाई हो रही है दो लोगों में, जो भी हारेगा वो है ना जीतने वाले की कुछ शर्तें माने गई। अब जर्मनी आगे ही आगे खड़े होके बोल रहा है मैं लड़ा था। सबसे पहले लड़ा तो जर्मनी था ना, क्योंकि लड़ाई ऑस्ट्रिया की थी, लेकिन जर्मनी आगे आके कूद गया, मैं लड़ा था। और वो कूदने की वजह से जर्मनी को आगे पकड़ भी लिया कि अब आ तुम, तेरी सजा होगी। राजा भाग गया, वाइमर सजा के लिए गया। कहाँ पे गया था? वर्साई के अंदर। अभी अभी अपन ने देखा वर्साई में क्या हुई थी, याद हो तो? वर्साई के बारे में अभी कुछ पढ़ा था क्या अपन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? सबसे पहला, हाँ, वर्साई के अंदर है ना सबसे पहली रिवॉल्यूशन हुई थी। आराम से बोलो, हिचको मत, क्योंकि गलत बोलोगे ना तो वो दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा कि इस बार मैंने गलत बोला था, लेकिन ये है ना फिर उन्होंने ऐसा बताया था, तो अब की बार मैं गलत नहीं हूँ इस जगह। ऐसे तो बोलना तो सीखो। वाइमर कमीशन वर्साई में गई। वर्साई में है ना ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से फेमस हो गई थी वो। ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई। और ये ट्रीटी ऑफ वर्साई मेन चीज़ है थोड़ी सी। इसके बाद है ना वाइमर कमीशन है ना वापस आई। वाइमर कमीशन पे कई ऐसी फोर्स लगा दी कि आपको 6 बिलियन, ऐसा कुछ ऐसी लगा दी, पाबंदी लगा दी, बाउंड कर दिया वाइमर कमीशन को कि 6 बिलियन आपको पाउंड्स देने हैं। पाउंड्स, पाउंड्स उनकी करेंसी। फिर सेकंड, आपको अपना राइन एरिया, एक नदी थी राइन, राइन नाम से एक नदी थी, जिसका एरिया था जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला, कोल होता है ना, कोल आता था, कोल निकलता था उस एरिया के पास में। तो राइन एरिया में से कोल निकालने की, अब राइन एरिया पे तुम्हारा कोई कब्जा नहीं जर्मनी का। इसमें से जो कुछ भी आएगा ना वो जाएगा जीतने वाले देशों के पास। तो राइन एरिया ले लिया। फिर इनसे तीसरी एक बड़ी चीज ले ली, जो कि थी इनकी आबादी, पॉपुलेशन। 10% पॉपुलेशन ले ली, और 13% इनका एरिया, 26% इनका कोल। कोल यहाँ पर भी ले रहे हैं और यहाँ पर भी ले रहे हैं, मतलब राइन एरिया का कोल भी ले रहे हैं। और 75% इनके आयरन। आप कुछ भी उठा लो, आप है ना एक बोर्ड को देखोगे आयरन, आप टेबल को देखोगे ये भी आयरन, हर जगह पर आयरन आयरन आपको देखेगा। तो अपन का सोचो, अगर 75% आयरन दे दिया है इन लोगों ने, वाइमर कमीशन ने, तो इनके पास बचा ही क्या? ये तो फिर एंडिंग पे आ गए ना। अब इसलिए है ना वाइमर कमीशन बहुत ज़्यादा हल्की पड़ गई। और इस वक्त में आया जर्मनी में हिटलर। हिटलर ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का निवासी था, लेकिन है ना हिटलर को ऐसी कंडीशन को देखकर हिटलर है ना इतना ज़्यादा कड़क बन गया कि उसने इतनी बड़ी एक तरह की रिवॉल्यूशन कर दी और लोगों को दिखा दिया कि जब लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे टूट कर पड़े, इस वक्त में 1939 से 45 आ गया। तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तब है ना इन लोगों ने जो जीतने वाली कंट्रीज थी, जैसे फिर से वही, इस वक्त में कौन कौन थे अपोज, ये एक थी सेंट्रल पावर, एक थी एलाइड पावर, मित्र राष्ट्र
और ये भूमध्य राष्ट्र है, सेंट्रल पावर्स। अब आप अब थोड़ा सा मैप के हिसाब से देख ले, देखो इधर की साइड बना दो। एक रफ में बनाया है ये देखो, इधर की साइड हम जानते हैं रशिया, इधर का एरिया, इधर की साइड में ये यूराल पर्वत की वजह से इस ये जो साइड आ गई, ये आ गई यूरोप की साइड। मैप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, रफ मैप, ठीक है। अब इधर की साइड है जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी, और इधर ऑस्ट्रिया इसके नीचे की साइड, और इसके साथ इधर ये जो हिस्सा है ये ओटोमन तुर्क। ये तीन थे सेंट्रल पावर्स में, जिनको नाम दिया जाता था गोवा के नाम से। एक शॉर्ट ट्रिक है गोवा समझने की। गोवा से जी से जर्मनी, ओ से ओटोमन, मतलब ये अपन के जो तुर्क है ना, आज के वक्त में तुर्की नाम सुना है आपने, देश है ना तुर्की एक, उस वक्त में बड़ा था ये काफी, ओटोमन तुर्क कहा जाता था इसको। और फिर एक है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया जर्मनी के बिल्कुल नीचे की साइड। फिर सेकंड टाइप इधर एलाइड पावर्स में कौन कौन, एक तो थे बिल्कुल साफ नेबली की लड़ाई वाले लोग, ब्रिटेन। ब्रिटेन के अगर साफ है तो नेबला कौन होगा, सुना नहीं, 7 years वॉर, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस। फिर इधर एक रशिया, और आखिर में यूएसए। ये था ना, इधर भी सेम थे, बस इधर है ना ये एलाइड पावर्स थे, बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो सेंट्रल पावर्स थी ना एलाइड पावर्स, तो वही सेम है बिल्कुल, लेकिन सेंट्रल पावर्स वो थोड़ी सी चेंज हुई थी। इसमें इसमें GJI के नाम से था, GJI, जर्मनी, जापान और इटली, ये है ना लड़ाई हुई थी। इस वक्त में जो लड़ाई हुई उसके बाद इतनी सारी चीज़ें जर्मनी से ले ली गई, तब हिटलर उभर के आया और एक रेवोल्यूशन ने है ना जगह ली। अब उस रेवोल्यूशन को देखते देखते लोगों ने सोचा कि जो जीतने वाली पार्टी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने सोचा यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत के हमने ये सब ले लिया, तब जाके इतना भयानक दृश्य देखा कि है ना ज्यूस, जो ज्यूस लोग थे यहूदी, उन लोगों को मारा जा रहा था हिटलर के द्वारा। हिटलर इतना गंदा मारा जा रहा था उन लोगों को कि उनको पहले तो 3 महीने है ना कैद में रखता था, 3-4 महीने, और फिर उसके बाद उन लोगों को कैद से छोड़कर एक शावर जैसी जगह पर ले जाता था, मतलब बिल्कुल शांत जगह, और वहाँ पे है ना कमरे में बंद है, और ऊपर है ना शावर जैसा कुछ लगा रहता था। लोग सोचते थे कि है ना ये अब यहाँ पे ले जाके हमको नहाने के लिए कहेगा, और लोग घुस जाते थे उस शावर में। अब वो शावर उस जगह पर घुसाकर बाहर से ताला लगा देता, साकर लगा देता, और फिर वहाँ पे एक गैस छोड़ता था। गैस के बारे में कुछ जिक्र नहीं है अपन की किताब में, लेकिन ये गैस जो छोड़ता था ना, ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इंसान के अगर शरीर पे पड़े तो इंसान के झुर्रियाँ पड़ जाए, मतलब ऐसे झुर्री पड़ जाए, फुंसी आ जाए, लाल पड़ जाए पूरा शरीर, आँखों के मतलब जलने लग जाएं, लाल हो जाएं आँखें, और आँखों से पानी बहने लग जाए कुछ ही पल में, या फिर पल नहीं तो कहे तो मिनट में वो इंसान तड़प तड़प के मर जाए। ऐसी गैसेस छोड़ता था हिटलर। ये सब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो लोगों को समझ आ गई कि, और उसके बाद है ना जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में है ना जब हार गई थी फिर से जर्मनी, तो ऐसा कुछ नहीं किया था जर्मनी के लिए। हमने सिर्फ इतनी सी बात जाननी है इसके लिए, जो भी अपन का चैप्टर फर्स्ट है ना उसमें हम यही देखेंगे रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुई, और कौन कौन से है ना लेवल तक वो रेवोल्यूशन एक पार्टिसिपेशन के लिए है ना खुली हुई थी, कि लोग आए, आकर उन्होंने इस रेवोल्यूशन में इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया कि है ना वो आतंक है ना एक धब्बे के नाम पे बन गया, एक ऐसा धब्बा बन गया है जिससे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं।
तो जर्मनी का ये, हिटलर का ये अपन का सेकंड चैप्टर में हमको याद रखने की बात है बस, कि है ना पहले चैप्टर में हमने याद रखा टैक्स बढ़ाकर लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, दूसरे चैप्टर में हमने याद रखा कि है ना उनको गिल्ट फील करा रहे हैं कि है ना आप लोग हमसे नीचे हो क्योंकि आप हमारे स्लेव्स हो, आप हमसे हार गए हो इसलिए अब हमारे नीचे रहोगे, हम जो कहेंगे वो मानोगे, एक तरह से हम तुम्हारे मालिक और तुम हमारे कुत्ते, सीधी बात तुम हमारे कुत्ते क्योंकि तुम हार गए। और ऐसी बात के बाद ये हमने सेकंड चैप्टर में जानी। अब थर्ड चैप्टर की अपन बात करते हैं, हिटलर की बात हो गई। अब लास्ट चैप्टर जो मेन है आपके लिए थोड़ा सा, उसमें अपन रशियन रिवॉल्यूशन और यूरोपियन रिवॉल्यूशन को देखेंगे। जैसे यह क्लास आपके लिए अचानक थी ना, वैसे मेरे लिए भी थोड़ी सी अचानक थी। मैं भी थोड़ा आराम कर रहा था, वैसे आराम का मौका नहीं मिलता, सुबह के टाइम जाता था, शाम के टाइम थोड़ा आना होता था, इसलिए तो अचानक से मैं तो लेट रहा था, लेटे लेटे सर ने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आपके टीचर ना मैथ के टीचर, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मेरे से कहा था सर ने, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान देना। अपन की सेकंड चैप्टर अपन को थॉट पकड़ने हैं, कौन सा है ना चैप्टर हमको क्या थॉट दे रहा है। फर्स्ट चैप्टर ने हमसे कहा जब भूख प्यास बढ़ गई, उस भूख प्यास के बढ़ने के बाद टैक्स फिर बढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए सब लोग इकट्ठे आ गए और रिवॉल्यूशन हो गई। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना। सेकंड चैप्टर में हमने ये थर्ड चैप्टर जो था नाजीवाद का, इसमें हमने जाना कि जब गिल्ट दिखा दी थी उनको है ना, जर्मनी वालों को इतना ज़्यादा दबा दिया था, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लॉ क्या कहता है अपन से, जो हम जितना एक्शन मतलब जितना हम एक्शन करेंगे उसका अपोजिट एक रिएक्शन बनेगा हमारे लिए, एक नॉर्मल अपोजिट रिएक्शन, सेकंड लॉ है ना ये। तो सेकंड लॉ के हिसाब से बस यही बना, जर्मनी को जितना दबाया गया जर्मनी उतनी ही तेज अटैक करने के लिए उछला। ये हमने सेकंड में देखा। और ये टेंथ में आप ऐसे नोटिस करो, थोड़ा सा याद करो, टेंथ में अभी तक आपने हिस्ट्री जो पढ़ी है उसमें ऐसा कुछ बताया होगा कि जर्मनी को ऐसे दबाया, अब जर्मनी ने है ना पर्शिया के कंट्रोल में आ गया था स्टार्टिंग में जब क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, और पर्शिया का राजा था वो जर्मनी को छोड़ रहा नहीं था। पर ये जर्मनी ने अपनी एक असेंबली भी बनाई थी जिसका नाम था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, याद आया ये नाम, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ऐसे नाम था इसका। ये सब चीज़ आपको इससे रिलेट करके अभी बताऊंगा ना, तब आपको सब चीज़ याद आएंगी, जैसे कि नीजेस वाली आपको थॉट याद आया था, ड्यूक का नाम याद आया, और इसके अलावा आपको कई चीज़ें स्टार्टिंग में, जैसे फ्रेडरिक सोल्यू ने जो पेंटिंग बनाई थी ना, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके पिछले साल उठे थे, 3 क्वेश्चन, वो सब चीज़ आपको है ना केस स्टडी के साथ बताऊंगा। अब चैप्टर थर्ड पे हम आ जाते हैं, इसका ही जो था अपना यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये वाला चैप्टर। अब इस चैप्टर में हमने सुना क्या था, इस चैप्टर की मेन जो चीज़ थी ना वो थी दो, कि इस वक्त में 2 जगह पर बांट दिया गया था काम को, वर्क को। पहला था एग्रीकल्चर, सेकंड था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बात हमने देखी इसमें कि 2 जगह थी, एक रशिया के अंदर 2 जगह थी, पहली थी सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेकंड थी इधर की साइड ही जिसका नाम था मॉस्को, जो आज के वक्त में भी रशिया की कैपिटल है। इधर की साइड ये है ना एग्रीकल्चर शुरुआत से ही रशिया के अंदर यूरोप के अंदर चल रहा था, सब कुछ सही था इस वक्त में, लेकिन जब है ना एग्रीकल्चर के अपोजिट में एक नया एक इंडस्ट्रियल युग आया, इंडस्ट्रियल एरा आया, इस एरा के अंदर लोगों ने है ना सोचा घर से उठ करके कि है ना यार नई चीज़ आई है और नई चीज़ बड़ी मज़ेदार लग रही है, हमको तो वहाँ पे जाना है। इस जगह पर ये वाली तो एक्सपीरियंस करी होती कि सुबह से लेके शाम तक है ना छिड़काव करो, पानी डालो, सफाई करो, गाय भैंस अगर कोई घुस जाए तो उनको भगाओ, एग्रीकल्चर में तो ये सब देखा जा रहा था।
तो ये ज़्यादा मेहनत की सोच रहे थे कि इस जगह पे ज़्यादा मेहनत है, इस जगह पे मेहनत कम लगेगी, इस जगह पे, इसलिए इंडस्ट्री की कह रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसलिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और लोगों ने ना अपने घरों को छोड़ दिया, अपने खेतों को बेच दिया और इंडस्ट्रीज में जाने लगे कि अब हम है ना इंडस्ट्री में जाएंगे और इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे जॉब करेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा, हमारी सैलरी अच्छी मिलेगी, मतलब हमारी ऐसे फिक्स हो जाएगी सैलरी कि हर महीने हमें कुछ मिलना है। यहाँ पर तो फसल बर्बाद हो गई तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर हर महीने हमें कुछ तो मिलेगा सैलरी में, जॉब पक्की हो गई। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहीं पर आया, यहाँ पर है ना कुछ डिसएडवांटेज ऐसे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमने देखा सैनिटेशन नहीं थी यहाँ पर, सैनिटेशन। और थर्ड हमने देखा कि लोग है ना अपने है ना यहाँ पर मतलब गले पे पट्टा पहन कर है ना ऐसे डोल रहे थे कि हमें भी काम दो, हमें भी काम दो। ऐसी चीजें भी है ना हमने इसमें देखी थी, मतलब वर्क और फूड के लिए है ना लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे। और एक और आखिरी, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब शहरों से, मतलब गांव से शहरों की तरफ लोग माइग्रेट कर रहे थे काम की तलाश में। ये सब हमने मेन देखा है रशियन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और आपका पूरा एक टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, तो जो आपकी बुक है ना उस बुक के अंदर एक टॉपिक है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एराज वगैरह के ऊपर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। वो सबकी एक मैं है ना नोट्स बना रहा हूँ, तो नोट्स के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपन पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे उसमें। कुछ ऐसा अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ में। बस अपन की इतनी सी चीज़ थी। फर्स्ट चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज इसलिए दिया मैंने क्योंकि है ना वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ उठ के आई, नेशन स्टेट। और नेशन क्या था, जो है ना मर्सिलीज सॉन्ग था। हम अपनी देश में है ना अपने देश के लिए फीलिंग कैसे जगाते हैं, हमारा देश है, हमें पता है, लेकिन ये पता कैसे है भाई, क्योंकि हमने अपने देश के लिए एक तिरंगा डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा तिरंगा है ना। इसलिए जब भी वो तिरंगा ऊपर जाएगा तो हमारा सिर ऐसे ऊपर जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। दूसरा, हमारा राष्ट्रगान। आप जब से पैदा हुए हो, जब से आपको है ना इन चीज़ों की वजह से है ना आपके अंदर फीलिंग लाई जा रही है, आपको महसूस कराया जाता है कि आप इंडियन सिटीजन हो। ये सब है ना नेशनल असेंबली द्वारा उस वक्त में हो रहा था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी पहली रिवॉल्यूशन है जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे एक्टिव रही और इसने है ना जीत हासिल की थी। नहीं, ऐसे पहले भी काफ़ी रिवॉल्यूशन हुई लेकिन फेल हो गई थी। अब वो फेल होने वाली रिवॉल्यूशन को कोई याद नहीं रखता, लेकिन सक्सेस जो रिवॉल्यूशन हुई थी वो रिवॉल्यूशन थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसलिए इस पे है ना ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और आपका फर्स्ट चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है ना।